उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अक्टूबर 2022 से संबंधित मंथ में जो प्रमुख यहाँ पे घटनाक्रम रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित सरकारी नीतियों को लेकर के, नए सर्वेक्षणों को लेकर के, सूचकांकों को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के, तो उन सारी चीजों को आज हम इस लेक्चर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ आप यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए टारगेट ये कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे मार्च 2023 तक का उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमें करंट को कवर करना है। और इस कड़ी में मैं लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो मिलते रहें, और अप्रैल के लास्ट तक हम ये कोशिश करेंगे कि आपका यहाँ पे जो भी करंट अफेयर है यूपी से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना विषय क्या है महत्वपूर्ण आज के अपने टॉपिक में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हुआ। गाजियाबाद को मिला यहाँ पे प्रदेश में पहला और देश में यहाँ पे 12वां स्थान, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हुआ 1 अक्टूबर 2022 को। देखिए यहाँ पे आया स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। इस रैंकिंग में देखें तो 10 लाख से आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ को पीछे छोड़कर गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला और देश में यहाँ पे 12वां स्थान आपको प्राप्त किया। प्रमुख बिंदु के तौर पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये गाजियाबाद की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इससे पहले वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे था और देश में ये 18वें नंबर पे था। 16 लाख से अधिक की आबादी वाले गाजियाबाद को 3 स्टार रेटिंग मिली है और ओडीएफ प्लस यहाँ पर आपको घोषित किया गया है। यहाँ पर ये सारी चीज डेटा आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखें तो यूपी के 10 लाख आबादी वाले शहरों को लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें देखिए गाजियाबाद है, मेरठ है, प्रयागराज है, लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है और कानपुर का नंबर आता है। देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ गाजियाबाद और मेरठ यहाँ पर आपको शामिल है। देखा जाए तो गाजियाबाद जहां 12वें नंबर पे है, वहीं मेरठ को यहाँ पे 15वां नंबर आपको रैंकिंग मिला है। पहला स्थान हमेशा की तरह देखा जाए तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपका इंदौर रहा। और इसी तरह 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में अगर हम देखें तो नोएडा देश में 5वें और प्रदेश में यहाँ पर पहले नंबर पे था। वहीं प्रदेश में अलीगढ़ दूसरे, मथुरा तीसरे, फिरोजाबाद चौथे और गोंडा को यहाँ पर देखा जाए तो आपको 5वां स्थान मिला है। ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो स्थिति खराब हुई है, क्योंकि 2021 के सर्वेक्षण में देखें तो यूपी का जो स्थान था वो छठा था, जबकि 2022 के सर्वेक्षण में यूपी का स्थान देखा जाए तो आपको सीधे यहाँ पर 10वें नंबर पे पहुंच गया है। तो यहाँ पर रैंकिंग में गिरावट आपको देखने को मिली है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे शहर बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर यहाँ पे आपको घोषित किया गया है और ये पहला स्थान उसे मिला है। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहरों में वाराणसी को देखा जाए तो आपको दूसरा स्थान मिला है। तो ये सारे जो रैंकिंग से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखा जाए तो आपको रैंकिंग से रिलेटेड, सूचकांकों से रिलेटेड एग्जाम में आते जरूर। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे अगला टॉपिक है बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को यहाँ पर चुना गया है। प्रमुख सचिव यहाँ पर जो है नगर विकास के अमृत अभिजात ने यहाँ पे बताया कि प्रदेश को देखा जाए तो इस वर्ष कुल 13 पुरस्कार इस क्षेत्र में आपको प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 नगर निगम आपको इसमें शामिल हैं, 4 यहाँ पर देखा जाए तो नगर पालिका परिषद इसमें शामिल हैं, 3 इसमें नगर पंचायतें भी आपको शामिल हैं। इसमें नगर निगम में लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ यहाँ पर आपको शामिल है। तो यहाँ पर देखिए नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस किस नगर निगम को इसमें जगह मिली। अगली एक योजना देखिए, यहाँ पे एक चर्चा का विषय और रहा अक्टूबर के माह में, ग्रेटर नोएडा में होगा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 अक्टूबर 2022 को ये यहाँ पर संस्कृत मंत्रालय ने राज्य के ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर देखा जाए तो बौद्ध जो है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम के यहाँ पर होने की जानकारी दी थी। देखा जाए तो राज्य सरकार के संस्कृत मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। बुद्ध धर्म को देखें तो इसके अनुयायी करीब 20 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत जो हैं इसके कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना रही, और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखे जाए तो इस कार्यक्रम में आपको शामिल हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह चीज ध्यान रखनी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के मौके पर वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, भूटान, ताइवान, रोमानिया, कोरिया, अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका और अमेरिका के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकते हैं।
इन्हीं देशों के सर्वाधिक जो छात्र हैं वो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देखा जाए तो अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहली बार 2017 में यहाँ पर पहली विदेश यात्रा के तौर पर बुद्ध धर्म के यहाँ पे अनुयायी म्यांमार की यहाँ पर यात्रा भी की थी। भगवान बुद्ध का नाम देखा जाए तो देश का इकलौता यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है जिसे गौतम बुद्ध नगर यानी कि जिले में यहाँ पर स्थित है। अभिधम्म दिवस का जो तात्पर्य होता है, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए 3 महीने की एक वर्षा वापसी या वर्षावास या वर्षा की समाप्ति का एक प्रतीक है, जिसके दौरान एक स्थान पर रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। अभिधम्म दिवस ज्यादातर उन देशों में मनाया जाता है जहां की अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म की अनुयायी है। मान्यता के अनुसार देखा जाए तो इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आए थे। तो यहाँ पे अभिधम्म दिवस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हमने देख लिया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 8 नई परियोजनाओं की यहां पर मंजूरी प्रदान की है और ये 7 अक्टूबर 2022 को अगर देखें तो गंगा परियोजना के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत राज्य में सीवरेज प्रबंधन सहित 8 परियोजनाओं को इसमें मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में 80 नल्ला के दोहन के लिए 55 MLD क्षमता के STP का निर्माण इसमें आपको शामिल है। साथ ही इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत अगर हम देखें तो करीब 9 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको बताई गई। सरकार के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि वाराणसी की परियोजना का लक्ष्य 3 नालों जिसमें यहाँ पर आपको शामिल है 80 घाट, सामने घाट और नखी से शून्य अनुपचारित निर्वहन के लक्ष्य को प्राप्त करना। यहाँ पे साथ साथ देखा जाए तो अन्य परियोजनाओं में 13 MLD STP का निर्माण, मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण, मथुरा वृंदावन की परियोजनाओं में यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले 11 नालों को अवरुद्ध और मोड़ने की परिकल्पना भी इसमें शामिल है। साथ ही देखा जाए तो वृंदावन और मथुरा के कोसी कला में देखें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ पर निर्माण किया गया है और 4 जिले इसमें यहाँ पर आपको शामिल है, जैसे कि आपको हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं और मिर्जापुर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जैव विविधता पार्क स्थापित करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। इनके नाम जो है जैसे कि यहाँ पर देखें तो मिर्जापुर में आपका जो क्षेत्र है मोहनपुर इसमें है जो बायोडायवर्सिटी पार्क, बुलंदशहर में इसे रामघाट बायोडायवर्सिटी पार्क रहेगा, हापुड़ में आलमगीरपुर बायोडायवर्सिटी पार्क और बदायूं में उझानी बायोडायवर्सिटी पार्क यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जैव विविधता पार्कों के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, इसमें देखें तो देसी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संयोजन के साथ जंगल को अद्वितीय परिदृश्य प्रदान करना, एक क्षेत्र में बनाए गए आत्मनिर्भर जैविक समुदायों का निर्माण होगा। गंगा जैव विविधता पार्कों का समग्र यहाँ पर परिणाम परिस्थितियों, तंत्र सेवाओं, जैव विविधता और गंगा नदी के कायाकल्प को बेसिक पैमाने पर बनाए रखने में भी यहाँ पर आपको ये मदद करेगा। इस तरीके से बायोडायवर्सिटी पार्क यहाँ पर बनाए जाए। ध्यान रखिएगा कौन कौन से जिले में ये बनाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए एक और यहाँ पे योजना जो चर्चा का विषय बनी कि लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिए यहाँ पर बनी ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाई गई। ये 10 अक्टूबर 2022 को देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव को एक दिन के लिए उच्चायुक्त यहाँ पे प्रतियोगिता के भारत संस्करण में भारत में एक दिन के लिए यहाँ पर ब्रिटिश उच्चायोग में यहाँ पर उच्चायुक्त बनी है। प्रमुख बिंदुओं के तौर पर देखें तो ब्रिटिश दूतावास ने जागृति यादव के एक दिन के लिए से उच्चायुक्त यहाँ पर नियुक्त किया है। ये भारत संस्करण की 6वीं विजेता रही हैं। 2017 से सालाना इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य महिलाओं को अपनी पीढ़ी के लिए सशक्त बनाना है। साथ ही देखा जाए तो उच्चायोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है को मनाते हैं हर साल। यहाँ पर देखा जाए एक दिन के लिए उच्चायोग प्रतियोगिता का यहाँ पर इसमें आयोजन किया जाता है। इस साल भी देखा जाए तो पूरे भारत से 270 से अधिक लड़कियों ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की नई टूरिज्म पॉलिसी। ये देखिए 12 अक्टूबर 2022 को पर्यटन विभाग के सचिव जो हैं मुकेश मेश्राम ने यहाँ पर बताया कि राज्य में यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से ये यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर एक नई पॉलिसी यहाँ पर घोषित की गई है। देखा जाए तो इस पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर यहाँ पर फोकस करने के लिए नए क्षेत्रों पर यहाँ पर ध्यान देने की बात की गई है। इसमें इस पॉलिसी में देखें तो वैवाहिक पर्यटन डेस्टिनेशन वेडिंग्स को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही राज्य में टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब शादी को यादगार बनाने के दृष्टिकोण से विदेशी जोड़ों के विवाह को यादगार बनाने के लिए होटल साथ ही साथ किलों पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा।
इसके लिए वेडिंग प्लानरों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की भी यहाँ पर आपको मदद ली जाएगी। हर साल बड़े पैमाने पर विदेशी मेहमानों का शादी के लिए भारत व देखा जाए तो वाराणसी और आगरा में आने को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक खाका तैयार किया है। वेडिंग प्लानर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की मदद से वाराणसी, आगरा, मथुरा, वृंदावन, चुनार, वाटरफॉल आदि को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में यहाँ पर चुना गया है। साथ ही प्री वेडिंग के लिए यहाँ पर कपल्स को प्री शूट की भी यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। और राज्य में कई ऐसी ऐतिहासिक विरासत स्थल हैं जो वन विभाग के अधीन यहाँ पर आपको आती है। इन जगहों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए वन विभाग की भी यहाँ पर आपको मदद ली जाएगी। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है सीएम योगी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और 12 अक्टूबर को 2022 को मीडिया समूह के द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड के समारोह में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखा जाए तो ये जो समारोह है इसमें मनोरंजन, राजनीति, खेल, स्टार्टअप, सोशल चेंज और जलवायु आदि श्रेणियों में प्रेरणादायक काम करने वाले भारतीय हस्तियों को इसमें सम्मानित किया जाता है। और इस श्रेणी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई बड़े नाम यहाँ पर आपको शामिल थे। अगला है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022। इसे 13 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्च किए जाने की यहाँ पर बात की गई है। और इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति होने एक रुझान यहाँ पे बढ़ाए जाने को लेकर के निर्माता कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इसे जारी किया गया है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 में उपभोक्ताओं, निर्माताओं, चार्जिंग व बैटरी स्वैपिंग प्रदाताओं के हितों का यहाँ पर आपको ध्यान रखा गया है। यह नीति अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी और नीति का प्रभावी अवधि में हर जिले में कम से कम 20 चार्जिंग स्टेशन व 5 यहाँ पर देखे जाए तो आपको स्वैपिंग स्टेशन यहाँ पर स्थापित करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए निवेश के समन्वय सुविधाओं के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी के रूप में यहाँ पर बनाया जाएगा। नीति के प्रभावी अवधि में हर जिले में कम से कम 20 यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सभी स्वीकृत अवस्थापना औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति इन्वेस्टमेंट यूपी यहाँ पर इस पर अनुशंसा करेगी। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर ईवी निर्माता कंपनियों, बैटरी और संचालित उपकरण विनिर्माताओं के साथ उपभोक्ता के लिए नई नीति में करीब 500 करोड़ रुपए बजट की यहाँ पर व्यवस्था की गई। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा बताया गया कि नीति का लक्ष्य है कि 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 1 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार प्रदान करना। यहाँ पे देखिए राज्य में बने सभी श्रेणी के ईवी खरीदने नई नीति के यहाँ पर आपको इस तिथि से लागू किया जाएगा। उपभोक्ताओं को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क इसमें नहीं देना होगा। और राज्य में खरीदे गए और पंजीकृत ईवी पर नीति के लागू होने की तिथि से 3 वर्षों तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की भी आपको छूट दी जाएगी। साथ ही इस नीति में यूपी में खरीदे गए ईवी को फैक्ट्री मूल्य पर 15% की यहाँ पे सब्सिडी भी दिए जाने की बात की गई है। साथ ही 1 गीगावाट की न्यूनतम क्षमता वाले बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश करने वाली कंपनी से पहले से अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपए परियोजना के निवेश पर करीब 30% की छूट पूंजीगत सब्सिडी प्रदान यहाँ पर आपको की जाएगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा परीक्षण सुविधाओं समेत ईवी बैटरियों से जुड़े उपकरणों को एकीकृत निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश करने वाली एकीकृत ईवी की परियोजनाओं को अधिकतम 30% की दर से पूंजीगत सब्सिडी भी यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी। ये सारी यहाँ पर जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या छूट आपको प्रदान की जा रही है उसका यहाँ पर ब्यौरा है। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक ईज में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई अचीवर्स की श्रेणी। ये 13 अक्टूबर 2022 को उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की यहाँ पर जारी हुई सर्वे में उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी यहाँ पे प्राप्त हुई है। लॉजिस्टिक ईज मामले में उत्तर प्रदेश के अलावा देखें तो हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे 15 राज्यों को अचीवर्स की श्रेणी में यहाँ पर ऐड किया गया। वहीं केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान को अचीवर्स की ओर बढ़ते वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों को यहाँ पर आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि देश के राज्यों की लॉजिस्टिक सुविधा को लेकर प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न करने के लिए लीड्स सर्वे यहाँ पर आपको कराया जाता है। सर्वे जो है लॉजिस्टिक सुगमता, लागत और अन्य संबंधित आंकड़ों को यहाँ पर देखा जाए, जुटाकर इसको शामिल किया जाता है। हाल ही में देखें तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक की को जारी किया गया है और भारत में लॉजिस्टिक लागत को देखा जाए तो यहाँ पर कम करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 भी यहाँ पर आई है, जो 15 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस मंत्रिमंडल के बैठक में यहाँ पर उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त कर इस नई नीति को यहाँ पर मंजूरी दी गई। देखा जाए तो इसके माध्यम से यहाँ पर 5 साल के लिए यहाँ पर यह नीति प्रभावी रहेगी, जिसका उद्देश्य है कि निवेशकों को सुविधा, प्रक्रिया सरलीकरण, राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना करने को प्रोत्साहित करना, दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित नीति में देखें तो प्रदेश के विभिन्न एफपीओ, सहकारी संस्थाओं, निजी क्षेत्र के उद्यमियों, नई दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद बनाने वाली डेयरी इकाइयां इसको यहाँ पर उपलब्ध कराई। विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और क्षमता विस्तार के दृष्टिकोण से देखें तो मौजूदा क्षमता में करीब न्यूनतम 25% की यहाँ पर वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया है। नई नीति के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1.25 लाख नए रोजगार यहाँ पर सृजित होने का भी इसमें अनुमान जताया गया है। एक और नीति यहाँ पर है, मंत्रिमंडल ने नई कपड़ा और परिधान नीति को भी यहाँ पर मंजूरी दी है, जो 13 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक में यहाँ पर इस नीति को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। देखा जाए तो इसे यहाँ पे टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के नाम से यहाँ पर इसे मंजूरी दी गई है। अब देखा जाए तो नई नीति का जो मुख्य उद्देश्य है कि राज्य को वैश्विक स्तर के परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों जैसे कि इसमें हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान इत्यादि के सतत विकास को यहाँ पर करना है। नीति का यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य कपड़ा और परिधान क्षेत्र में करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है, 5 लाख लोगों के लिए रोजगार यहाँ पर उत्पन्न करना है, निजी क्षेत्र में 5 कपड़ा और परिधान पार्क विकसित करना है और हथकरघा और पावरलूम बुनकर की आय में यहाँ पर वृद्धि करना भी है। यह नीति देखी जाए तो 5 साल के लिए यहाँ पर प्रभावी रहेगी। इस दौरान करीब 3 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। कपड़ा और वस्त्र इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर किए गए निवेश पर यहाँ पे 25% की पूंजीगत सब्सिडी यहाँ पर प्रदान किए जाने की बात की गई है। और प्रदेश के यदि मध्यांचल में स्थापित होने वाले इकाइयों की अगर हम बात करें तो वहाँ 5% की दर से पूर्वांचल और बुंदेलखंड में स्थापित होने वाली और वस्त्र इकाइयों को 10% की दर से अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान को प्रतिवर्ष यहाँ पर आपको और भी छूट यहाँ पर दी जाएगी। पूंजीगत सब्सिडी की सीमा के प्रति यूनिट 100 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर आपको देने की बात की गई है। तो इस तरीके से देखा जाए जो सब्सिडी है वो आपको अच्छी खासी यहाँ पर सरकार के द्वारा इन पॉलिसी के माध्यम से दिया जाएगा। अगला है धान खरीद नीति। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक खेती बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया है, जो 13 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहाँ पर इस पर निर्णय लिया गया, जो बारिश और बाढ़ से परेशान किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो इसमें कई तरीके की छूट है राज्य में, साथ ही प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का यहाँ पर इसके संदर्भ में गठित किया गया है। साथ ही देखा जाए तो जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने नई धान खरीद नीति की यहाँ पर घोषणा की है। सामान्य ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड का धान जो है 2060 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर तय किया गया। कृषि मंत्री ने बताया है कि हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी इत्यादि जिलों में यहाँ पे धान की खरीद की जो अवधि रहेगी वो 1 अक्टूबर से 31 जनवरी रहेगी। वहीं अगर हम रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज के लिए अवधि 1 नवंबर से यहाँ पे 28 फरवरी रखी गई है। साथ ही धान खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। किसानों को सभी खरीद कंप्यूटर सत्यापित खतौनी और आधार कार्ड के आधार पर यहाँ पर की जाएगी। साथ ही देखिए तो यहाँ पर आपको क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीनों के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा धान की खरीद यहाँ पर की जाएगी। धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सभी क्रय एजेंसियों के द्वारा धान की खरीद की कीमत का यहाँ पर भुगतान भी किया जाएगा, सिर्फ 48 घंटे के अंदर।
कैबिनेट ने मूल्य समर्थन योजना के तहत मोटे अनाज मक्का और बाजरा के लिए भी यहाँ पर खरीद नीति तैयार करने के प्रस्ताव को भी यहाँ पर मंजूरी दी है। इसमें देखिए तो इस नीति के तहत मक्का का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थापित बताया गया है, निर्धारित किया गया, वो 1962 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बाजरा का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थापित बताया गया है वो 2350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। मक्का और बाजरा की खरीद की अवधि को 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर रखा गया है। साथ ही प्राकृतिक खेती के प्रसार के संदर्भ में सतत मार्गदर्शन हेतु उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड के गठन को भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड के साक्षी निकाय के यहाँ पर देखा जाए जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि और शिक्षा मंत्री यहाँ पर इसके उपाध्यक्ष होंगे। वित्त, कृषि विपणन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, दुग्ध विकास, पंचायती राज, ग्रामीण इंजीनियरिंग, सहकारिता, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री शासी निकाय के यहाँ पर आपको सदस्य होंगे। चलिए अगला यहाँ पर है जीआई महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। ये 16 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यहाँ पर उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से 6 दिवसीय जीआई महोत्सव का उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुलन में यहाँ पे शुभारंभ किया गया। देखा जाए तो इसमें 11 राज्यों के जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और मान्यता प्राप्त उत्पादों के 100 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। संघाई सहयोग संगठन में काशी को सांस्कृतिक राजधानी यहाँ पर घोषित किया गया। वहीं बनारस की ठंडई को जीआई को 1000वें उत्पाद के रूप में यहाँ पे पंजीकृत कराया गया। जीआई उत्सव गोरखपुर के टेराकोटा, गाजीपुर की बॉल हैंगिंग, चंदौली के काला चावल, बनारस की तिरंगा बर्फी, ग्लास बिट्स, बनारसी जरदोजी व वुडन को लेकर के यहाँ पे तैयार एंड टॉय, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, कन्नौज का इत्र, गया का स्टोन क्राफ्ट, भागलपुर की साड़ियां, फिरोजाबाद का ग्लास मोज़ैक, फरुखाबाद के प्रिंट दुपट्टे का स्टॉल भी यहाँ पर लगाया जाएगा। महोबा का देसावरी व बिहार का मगही पान, मधुबनी की पेंटिंग, राजस्थान की यहाँ पर सोजर, मेहंदी, कश्मीर की पश्मीना शॉल, झारखंड की कोहबर चित्रकला का यहाँ पर देखा जाए तो आकर्षण के केंद्र रहने वाले। अगला देखिए यहाँ पे लखनऊ गाजियाबाद प्रयागराज में कूड़े से बनेगी सीएनजी। ठीक है, ये एक बड़ा यहाँ पर डिसीजन लिया गया है और ये काफी कह सकते हैं कि पर्यावरण हितैषी यहाँ पर एक डिसीजन है। देखा जाए तो 17 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि इंदौर की ही तर्ज पर प्रदेश के 3 शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज में कूड़े के सीएनजी निर्माण के प्लांट लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें रोजाना 34,000 किलो सीएनजी बनेगी, तो इसे बनाने में रोजाना करीब 1000 टन कचरा इस्तेमाल होगा, जिसे 3.65 लाख मीट्रिक टन कचरा कूड़ा का निस्तारण भी किए जाने के से बचेंगे हैं। कूड़े से सीएनजी बनाने का प्लांट लगने के बाद इन चारों शहरों में रोजाना 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर कम हो। लखनऊ तथा गाजियाबाद के लिए सीएनजी बनाने में 300 टन के गीले कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि प्रयागराज गोरखपुर प्लांट में यहाँ पर 200 टन कचरा रोजाना इस्तेमाल होगा। इस तरह चारों शहरों को मिलाकर के करीब 1000 टन कचरे से 34,000 किलो सीएनजी यहाँ पर आपको बनेगी। सीएनजी प्लांट से जो जैविक खाद उत्पन्न होगी उसे किसानों को दिया जाएगा, जिसे गंगा व राज्य की अन्य नदियों के किनारे खेती के लिए वो इसे इस्तेमाल करेंगे। इससे रासायनिक खाद का प्रयोग कम होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और नदी के पानी में रासायनिक उर्वरकों का मिश्रण भी नहीं होगा। अगला है उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 यहाँ पर सरकार ने लॉन्च की है। जो 20 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य सचिव दुग्ध विकास विभाग के डॉक्टर रजनीश दुबे ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 की यहाँ पे अधिसूचना जारी कर दी है। देखा जाए तो ये दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25% करना, बाजार के लिए उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ाकर 65% करना, इसके द्वारा दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का निर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना के लिए लाभान्वित करना और 5 सालों के लिए यह नीति यहाँ पर आपको प्रभावी रहेगी। इस नीति में कोल्ड चेन की स्थापना के लिए दुग्ध केंद्रों के उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटर वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली आदि यहाँ पर खरीद भी मिलेगी। साथ ही यहाँ बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाइयों की स्थापना विस्तारीकरण में न्यूनतम 25% की वृद्धि के लिए संयंत्र तकनीकी, सिविल कार्य व स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10%, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक प्लांट मशीनरी,
तकनीकी सिविल कार्य और स्पेयर पार्ट का ऋण यहाँ पर दे ब्याज की दर के 5% अधिकतम 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। नए पशु आहार व पशु पोषण उत्पाद इकाइयों के लिए प्लांट लगाने को 5 वर्षों के लिए अधिकतम करीब 7.50 करोड़ रुपए की यहाँ पर छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ इस नीति में तकनीकी कामों के लिए 2.5 करोड़ व क्वालिटी कंट्रोल उपकरण जैसे कि ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट के लिए 1 करोड़ यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा कोल्ड चेन की स्थापना के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन, इंसुलेटेड वैन, रोड मिल्क टैंकर, बल्क यहाँ मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्रॉली के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तब विस्तारीकरण के लिए यहाँ पर 2.50 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये सारा यहाँ पर सरकार की तरफ से सहायता इस नीति के माध्यम से प्रदान की जाएगी दुग्ध सेक्टर में। साथ ही देखिए तो पशु आहार व पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण के लिए 2 करोड़ मिलेगा। सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र के लिए तहत आने वाली मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद जैसे चीज हो गई, आइसक्रीम इकाइयों के संदर्भ में जो 2 करोड़ दिए जाएंगे। नई इकाइयों की लगाने के लिए आपको 10 साल की अवधि में भुगतान विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क नीति के अंतर्गत आपको छूट दी जाएगी। और क्या है, और इसमें यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपए 3 सालों तक दिया जाएगा एवं निर्यात प्रोत्साहन के लिए राशि 40 लाख रुपए तक होगी। अन्य देशों में उत्पाद का न्यूनतम यहाँ पर देखा जाए तो नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50% भी छूट दिया जाएगा। इसके अलावा उत्पादों के मानकीकरण के लिए 5 लाख रुपए का भी यहाँ पर देखा जाए तो आपको अनुदान भी दिया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में रेलवे में हुआ 100% विद्युतीकरण वाला देश का 5वां जोन यहाँ पर। ठीक है, कौन सा जोन यहाँ पर रेलवे का 100% विद्युतीकरण हुआ जो यूपी में पड़ता है? ये उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर 100% विद्युतीकरण करने वाला देश का यहाँ पे 5वां जोन बन गया और यहाँ के सभी ब्रॉड गेज रेलमार्ग अपूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गए। वर्तमान देश के 18 जोनल रेलवे अभी 4 जोन पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे ऐसे जोन थे जो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत थे। अब देखा जाए तो इसमें उत्तर मध्य रेलवे भी आपको शामिल हो गया है। इस रेलखंड में खजुराहो से ललितपुर के बीच, ईशानपुर उदयपुर के बीच 76 किलोमीटर विद्युतीकरण का कार्य बीते वित्तीय वर्ष रह गया था, जिसे केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन के द्वारा 20 अक्टूबर को पूरा कर लिया गया। अब यह रूट इलेक्ट्रिक इंजन सभी लगी ट्रेनों के संचालन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही उत्तर मध्य रेलवे वर्तमान स्वरूप में है जो अप्रैल 2003 को ये देखा जाए तो अप्रैल 2003 को ये अस्तित्व में आया था। उत्तर मध्य रेलवे भारत के विस्तृत क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में यहाँ पर आपको फैला हुआ है। इसका मुख्यालय जो है प्रयागराज में यहाँ पर है और इसमें 3 मंडल प्रयागराज, झांसी और आगरा इसमें शामिल है। ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है। अगला देखिए यहाँ पर है तराई हाथी अभ्यारण्य को केंद्र की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ये देखिए यूपी में पड़ने वाला है, तो देख लेते हैं क्या है इससे रिलेटेड जानकारी। 23 अक्टूबर 2022 को देखिए तो यहाँ पर इसकी मंजूरी प्रदान की गई है तराई हाथी रिजर्व के रूप में, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर और पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित 3049 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। देखा जाए उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जो 4 प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजातियां जैसे कि इसमें बाघ हो गए, एक सिंग वाला गैंडा हो गया, एशियाई हाथी हो गए और दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण का यहाँ पे कार्य किया जाएगा। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अलावा हाथी रिजर्व में देखें तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आता है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, दुधवा बफर जोन है और दक्षिण कीरी वन प्रभाग के कुछ यहाँ पर हिस्से शामिल हैं। इसके अलावा तराई हाथी अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो वन्यजीव संरक्षण के मामले में एक मील का पत्थर यहाँ पे साबित होगी, क्योंकि विशेष रूप से ऐसे हाथियों के लिए, क्योंकि भारत और नेपाल की जो सीमा है उसमें यहाँ पर हाथियों की सीमा की आर पार आवाजाही एक नियमित यहाँ पर दिनचर्या है और ऐसी स्थिति में केंद्र जो है हाथी परियोजना के तहत सभी वित्तीय तकनीकी सहायता यहाँ पर आपको प्रदान करेगा। मानव हाथी संघर्षों को संभालने में मदद करेगा। दुधवा में हाथी अभ्यारण्य की स्थापना हो जाने से उनके संरक्षण के प्रति हाथी केंद्रित दृष्टिकोण भी अपनाने में मदद मिलेगी। परियोजना हाथी के तहत प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायताओं का उपयोग दुधवा के शिविर में मौजूदा हाथियों के प्रबंधन में किया जाएगा। मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं को जो वर्तमान में राज्य पर निर्भर है को अधिक प्रभावी ढंग से यहाँ पर नियंत्रित किया जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व ने दशकों के विभिन्न घरेलू और सीमा पर गलियारों के माध्यम से जंगली हाथियों को आकर्षित यहाँ पर किया है, जिसमें देखा जाए तो बंसला दुधवा, लाल झड़ी जो नेपाल में है, साथियाना और सुकला फाटा नेपाल, ढाका, पीलीभीत दुधवा बफर जोन कॉरिडोर इसमें शामिल है।
प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत तराई एलिफेंट रिजर्व इन गलियारों को यहाँ पर पुनर्जीवित करने का भी प्रयास करेगा। अगला देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पुलिस होगी अब हाईटेक। ठीक है, तो यूपी पुलिस को अब ज्यादा हाईटेक यहाँ पे बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इस हाईटेक के तहत यहाँ पे किया क्या जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इसके संदर्भ में 650 करोड़ रुपए की यहाँ पे धनराशि खर्च की जाने वाली है, जिसके माध्यम से यहाँ पर बॉडी वॉर्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस यहाँ पर आपको पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसको लैस किया जाएगा। साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत देखा जाए तो 1200 बॉडी वॉर्न कैमरा खरीदने के लिए 4.8 करोड़ और 1650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर फॉर वीमेन खरीद के लिए 2.48 करोड़ रुपए, 30,000 पोस्टमार्टम किट खरीदने के लिए 6 करोड़ रुपए की यहाँ पर आपको स्वीकृति दी गई। प्रदेश के 10 जिलों में करीब 641 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करके उच्चीकृत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थापना होने वाली है। और इसी तरह 10 अन्य जिलों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर आपको क्यूआरटी की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही 75 करोड़ रुपए की लागत से एसआईटी, ईओडब्ल्यू, सीबीसीआईडी और एसीओ के जांच और विवेचना के लिए एक डेडिकेटेड एफएसएल की स्थापना की जाएगी। कन्नौज में देखा जाए तो एक डेडिकेटेड मिनी टेक्निकल लैब विकसित की जाएगी। साथ ही एनसीआरबी के ओर से विकसित क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप को यहाँ पर पहले चरण में मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, अलीगढ़ में यहाँ पर शुरू किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे लागू करने की कार्य योजना तैयार की गई। और चीज क्या है इसमें देखें तो तकनीकी सेवा मुख्यालय ने पूरी प्रक्रिया है तो तकनीकी समिति की भी यहाँ पर गठन किया हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रदेश के सभी 1531 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की भी स्थापना हो चुकी है। प्रदेश के सभी 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों के प्रशासकीय भवन का निर्माण संबंधी कार्य भी शुरू कर दिया गया है। 7 परिक्षेत्रीय साइबर थानों में वाराणसी, झांसी, बस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर और बांदा के लिए यहाँ पर कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई। अगला देखिए इसमें है प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। 27 अक्टूबर 2022 को जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार अगर हम देखें तो देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान रहा। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 में बताया गया कि देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में महाराष्ट्र का स्थान यहाँ पर अव्वल रहा तथा प्रति व्यक्ति कचरा निकालने के मामले में गोवा का नंबर यहाँ पर 1 पर है। इसके बाद अगर हम देखें तो दिल्ली, केरल का यहाँ पर स्थान है और उत्तर प्रदेश के करीब यहाँ पे 28वें नंबर पर है। सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा यहाँ पर आपको शीर्ष पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रैंकिंग है यहाँ पर विभिन्न राज्यों की। महाराष्ट्र को देखा जाए तो 13 है जो प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में जो टोटल प्रतिशत का योगदान देते हैं, तो 13% महाराष्ट्र, तमिलनाडु 12%, गुजरात 12%, पश्चिम बंगाल 9%, कर्नाटक 9%, तेलंगाना, दिल्ली जो है 7%, उत्तर प्रदेश का 5% है, हरियाणा और केरल का 4% है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और पंजाब का 3% है और अन्य का मिलाकर 11% है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में हर साल करीब 34,69,780 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। यह आंकड़ा साल 2019 और 20 का है। देश में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन 5 सालों में यानी कि 2016 से 2020 में यहाँ पर देखा जाए तो 2 गुना हो गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के चलते देश के विभिन्न राज्यों में कचरा प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी यहाँ पर मजबूत हुआ है। अब प्लास्टिक कचरे को दूसरे राज्यों में तब्दील कर अन्यत्र यहाँ पर उसका इस्तेमाल करने का चलन की नई तकनीक भी यहाँ पर अपनाई गई है। अगला है लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण यहाँ पर देखा जाए तो किया गया है। ये आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन को शुभारंभ किया गया। देखा जाए तो रक्त की अनेक अशुद्धियां देखा जाए होती हैं, अधिसंख्य के जांचों में पकड़ में नहीं आती हैं और इस अशुद्ध रक्त के किसी मरीज को चढ़ाए जाने पर उसे भी यहाँ पर सेप्टिक संक्रमण यहाँ पर सेप्सिस हो जाता है। इस संक्रमण से बचाव हेतु एशिया की पहली पैथोजन मशीन यहाँ पर शुरू की गई है जो केवल यहाँ पर 1 मिनट में 4 यूनिट रक्त की अशुद्धियों को दूर कर सकती है। इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में शुरुआती दौर में देखा जाए तो किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण अथवा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए ये बेहद लाभदायक होगी।
साथ ही डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, साइटोमेगलो वायरस समेत करीब 200 एरो बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ आदि के रक्तदाता के रूप में ये रह सकते हैं और रक्तग्राही के रक्त में जाकर के संक्रमण फैला सकते हैं और यह मशीन इन्हीं संक्रमण को यहाँ पर समाप्त कर सकती है। देखा जाए तो केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्रा के अनुसार पैथोजन की किट में 4 अलग अलग ब्लड यूनिट को रखा जाता है और जो रक्त यूनिट में अल्ट्रावायलेट इम्यूनेटर के द्वारा 10 से 15 मिनट में ही रक्त के सभी प्रकार के जीवाणु को हटाकर रक्त यूनिट को पूरी तरह शुद्ध कर देती है। इस तरीके से यहाँ पर ये पैथोजन जो मशीन है वो यहाँ पर आपको काम करती है। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर अपना करंट अफेयर से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के सभी घटनाक्रम को अक्टूबर माह का यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर नवंबर माह से संबंधित यहाँ पर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर मिलेंगे। तब तक का आपका काम है कि वीडियो को देख लें, रिवीजन कर लें और देखिए यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, रैंकिंग है, डिसीजंस हैं, किट है, तो वो सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी घटनाक्रम आपको अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड लक।